इस लड़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो मानी जाती थी उसकी शिकस्त हो गई है बैटलफील्ड पे। इसका मतलब है अमेरिकन एम्पायर डूब जाएगा। एक तरफ ईरान के सिग्नेचर, एक तरफ अमेरिका के सिग्नेचर और नीचे मीडिएशन में शहबाज शरीफ के सिग्नेचर। इससे पाकिस्तान की पोजीशन किस तरह से बदली है? पहले से ज्यादा पावरफुल क्या पाकिस्तान भी हुआ है? और अगर ऐसा है तो ये भारत के लिए कितने खतरे की बात है? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है पाकिस्तान के सैनिक होंगे वेस्ट एशिया में, जो कि सब रीजनल पावर समझती हैं। और वो कैसे समझ रही है? सिंदूर से, कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान कम नहीं है। फिर उनके ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ने की विल रखता है, कि वो लड़ते हैं, लड़ने को तैयार है। वो उन्होंने हमेशा रिटर्न में हमारे मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है। मिलिट्री टारगेट का मतलब होता है यू आर शोइंग द विल टू फाइट। फिर वो एक ऐसा मुल्क है जहां पे डिप्लोमेसी बहुत अच्छी वो समझदारी से करते हैं। एक लौता कंट्री है जो वेस्ट एशिया का कंट्री नहीं है, पर उसको वेस्ट एशिया में शामिल कर लिया गया है। जो ईरान ने एमओयू साइन करा है उस पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद एमओयू। तो अब आप समझ सकती हैं वो कहां से कहां पहुंच चुका है। जिस तरह से ज्योग्राफी है उसकी, वो उसको बहुत सूट करती है, या जो एक मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है। क्या आखिर रीजन है कि चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, दोनों तरफ के जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हैं? उनके जो जनरल्स हैं आर्मी के, वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो बात हुई उसमें जहांगीर करामत ने दो टूक बोल दिया अमेरिकन्स को, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप जाइए। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो रास्ता शुरू किया था जनरल जहांगीर करामत ने, वो आसिम मुनीर आगे ले गए हैं और वो पीछे नहीं हटते किसी को थोड़ा सा बताने में कि हाँ साहब आपने सीज फायर कराया, मैं ही सारा क्रेडिट ले लूँ, दूसरे को क्रेडिट दे देते हैं। प्रो पाकिस्तानी होने के भी आपके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते रहे हैं कि आप जो हैं पाकिस्तान के एप्पल ऑफ द आई हैं। कि 6 शहीद हो गए और बयान दे दिया राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में। ये बात इतनी नहीं है, इसके आगे भी है। क्या हमारा कोई जहाज गिरा था? क्या हमारा कोई पायलट जो जहाज में था वो जख्मी हुआ था या क्या हुआ था उसका? वो तो हमें मालूम ही नहीं है। आगे चल के सच सामने आएगा। आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि आई एम द एप्पल ऑफ द आई ऑफ पाकिस्तान। ये गलत बात है बोलना कि पाकिस्तान और हम एक सिविलाइजेशन के हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आज अगर हमें किसी मुल्क के साथ बात करनी है, उससे दोस्ती करनी है, तो वो पाकिस्तान है। हम एक ही लोग हैं दो मुल्कों में। हमें इस बात को समझना है कि आपको अगर इजराइल का हल ढूंढना है, इजरायलीज को कहिए आप ग्रीनलैंड में जाके रहिएगा, ये छोड़ दीजिए, दिस इज पैलेस्टाइन लैंड। पर वो इंडिया को नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो हमें अपने बराबर समझते हैं। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि एमओयू साइन हो गया है, हम ये देख रहे हैं कि बातचीत शुरू हो गई है, 60 दिन का एक वक्त जो है वो तय किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ लेबनान पर अटैक किया गया है। और अगर कल रात की ही बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का शायद नॉन न्यूक्लियर सबसे भारी बॉम्ब जो है वो लेबनान पर इजराइल ने गिराया है। जो एमओयू की शर्तें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है कि जितने भी रेजिस्टेंस
जो फ्रंट्स हैं उन सब पर भी जो बॉम्बिंग है या किसी भी तरह का हमला है वो बंद होगा। अब आप इसको आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उधर बातचीत भी हो रही है, उधर अमेरिका और ईरान के बीच में एक्सचेंज भी हो रहा है, तो कैसे इस सबको आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो MOU साइन हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, उसमें इजराइल शामिल नहीं है। अमेरिका को जिम्मेदारी दी गई है MOU के अंदर कि आप जो है कंट्रोल करेंगे इजराइल को, क्योंकि MOU साफ बोलता है कि उसमें हर फ्रंट के ऊपर सीज फायर चाहिए। तो ये जिम्मेदारी ट्रंप की है, पहली बात तो ये है। तो अब कितना वो कंट्रोल कर पा रहे हैं नेतन्याहू को, वो हम देख ही रहे हैं रोज क्या हो रहा है। तो उनका डायरेक्ट इसमें कोई एंगेजमेंट नहीं है इजराइल का, पहले हमें ये बात समझनी है। दूसरी बात ये है, जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का और ईरान का, उन्होंने MOU साइन कर लिया है, उसमें मियाद दी गई है कि 60 दिन के अंदर इसको फाइनल डील में साइन करना है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ये जो MOU है इसमें सारे फायदे ईरान को हैं। वो इसलिए है क्योंकि ईरान ये लड़ाई जीता है। देखिए, MOU जो है वो पीस टाइम में भी हो सकता है। अगर पीस टाइम का MOU होता तो दोनों साइड जो थी उनको इक्वल फायदा होता, जिसे हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। यहाँ पे वो हालत नहीं है। यहाँ पर MOU साइन हो रहा है एक जंग के बाद, वो जंग जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई और मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता तो वो MOU साइन ही नहीं करते। तो इस MOU के अंदर जो ईरान को चाहिए है, ईरान की सारी शर्तें वो सारी की सारी मान ली गई हैं। पर अब क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर बहुत दबाव आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि आपने इतना ज्यादा क्यों दे दिया MOU में, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है आज अमेरिका में कि अमेरिका लड़ाई हार सकता है, ईरान, वो भी ईरान के साथ। तो इस बात को, क्योंकि जहां तक अमेरिकन का ताल्लुक है, उनका जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो आज भी समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका है, मिलिट्री टर्म्स के अंदर, जो कि नहीं है। वो समझते हैं अमेरिका है, पर अमेरिका एक ताकत है, चीन दूसरी ताकत है, रशिया तीसरी ताकत है, बड़ी ताकत, जिसे हम ग्रेट पावर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इन सब बातों को सामने रखें तो ये बिल्कुल तय समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशानी हो रही है कि मैंने इतना ज्यादा क्यों दे दिया है। तो वो कभी तो अपनी सोशल मीडिया से धमकाते रहते हैं ईरान को। अब ईरान को धमकने की मतलब, ईरान नीड नॉट बी स्कैर्ड अबाउट इट, फॉर द सिंपल रीजन ईरान हैज वन द वॉर। ईरान के पास हमेशा दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब ईरान का मन करेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर सकता है और ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। और दूसरा ऑप्शन ये है, ईरान जब चाहेगा बातचीत जो टॉक्स हो रही है उसमें जाएगा या नहीं जाएगा वो तय करेगा। जीती हुई पार्टी है, आज भी मिलिट्री ऑप्शंस है, आज भी ऑप्शंस है दुनिया को इकोनॉमिक प्रेशर में डालने के बहुत सारे। तो ये आप जब दोनों बातों को सामने रखते हैं, पहली बात ये कि इजराइल जो है वो डायरेक्टली MOU का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है और जो अमेरिका है वो मानने को तैयार नहीं है कि हम लड़ाई हार चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें वक्त लगेगा। जो कहा गया है कि 60 दिन के अंदर फाइनल डील हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। पर यह बात तय है कि फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए अभी लगता है कि किसी स्टेज पे जाके फाइनल डील साइन हो जाएगी। क्या आपको ये भी लग रहा है, लोगों को भी ये डर है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दो एक ऐसे कंट्री हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है प्रवीण जी, और ये कहा जा रहा है कि बार बार पीस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, अब तक शायद 39 टाइम्स उन्होंने कहा और उसके बाद हमने देखा कि कोई डील नहीं हुई। ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक MOU बाकायदा तौर पर साइन हुआ है। क्या ये भी ये हो सकता है कि नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल में इलेक्शन है अक्टूबर में,
और उसके साथ साथ नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं। मेरे इसमें दो सवाल हैं। ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में आपको कितनी पावरफुल नजर आती है? जो ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द बिग डिसीजंस आर टेकन बाय दिस लॉबी, डू यू अग्री विद दिस? और दूसरा मेरा सवाल कि क्या वही ज़ायनिस्ट लॉबी ये फर्दर क्या प्रेशर बना सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बोरो कर रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स तक रुक जाया जाए नवंबर तक, और फिर उसके बाद हम कुछ होता देखेंगे ईरान और अमेरिका के साथ? या आपको लग रहा है कि ये वॉर रुक गई है, थम गई है, और ये जो डील है ये 60 दिन से हो सकता है कि और 90 दिन या 4 महीने 6 महीने भी हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन फाइनली यही साइन होने जा रहा है? देखिए, इसमें कुछ आपने सवाल उठाए हैं जिसके जवाब ये हैं कि जहां तक ज़ायनिस्ट लॉबी का अमेरिका में ताल्लुक है वो बहुत पावरफुल है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहें तो उस पूरी पावरफुल लॉबी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो ये समझना है कि ऐसी क्या बात है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कोई पर्सनल कारण है। वो जो बात ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।